अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। लिसनर्स, एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। मैं इसे मामूली सा केस समझा था, लेकिन बात का बतंगड़ बन गया। वो सरहद के उस तरफ का एक कस्बा था जो दूसरी जंग अजीम के दौरान अच्छा खासा शहर बन गया था। तकरीबन एक चौथाई आबादी मुसलमानों की थी। मुसलमान मजदूर पेशा भी थे, दरमियानी तबके के पढ़े लिखे भी, और इनकी अच्छी खासी तादाद मुतमव्विल और अमीर थी। इनके महल्ले अलग थे। शहर का एक ही थाना था, जिसमें इर्द गिर्द के कुछ गांव भी शामिल थे। एक सुबह में थाने पहुंचा तो पता चला कि एक केस आया हुआ है। मैंने इन लोगों को अपने दफ्तर में बुलाया। इनमें एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र 16-17 साल थी। अगर ये नौजवान बुरके में होता तो किसी को शक ही न होता कि ये लड़का है। बुरके के बगैर भी उसका चेहरा लड़कियों जैसा था। उस जमाने में लड़कियों, खुसूसन मुसलमान लड़कियों के भी कद 6 फीट से 2-2.5 इंच ही कम होते थे। आजकल इस कद का तो कोई आदमी भी नजर नहीं आता। ये नौजवान बहुत खूबसूरत था। वो दुबला पतला नहीं था, बड़े मौजूद जिस्म का मालिक था और उसका नाम अख्तर बताया गया। बाद में पता चला था कि माँ उसे अख्तर ही कहती है। उसका रंग गोरा था और सर पर तुर्की टोपी थी। उस जमाने में शहरों में बेशतर मुसलमान काले फुंदने वाली लाल रंग की टोपी पहनते थे, जिसे तुर्की टोपी कहा जाता था। सर नंगा रखने का रिवाज ही नहीं था। बड़ों के सामने नंगे सर बैठने को आदाब के खिलाफ, बल्कि इसे बदतमीजी समझा जाता था। माँ अख्तर के साथ थी और महल्ले के 2 और मोअज़्ज़िज़ आदमी भी उनके साथ आए थे। वारदात जो उन्होंने बताई वो यूं थी कि अख्तर ही दूसरी तीसरी रात अपने एक दोस्त के घर जाया करता था। उसने चंद ही दिन पहले मैट्रिक पास किया था, अब फारिग था। वो गुज़िश्ता रात 9 बजे के लगभग अपने दोस्त के घर से आ रहा था। एक गली में एक पुराना और गैर आबाद मकान था। ये खंडहर बनता जा रहा था। अख्तर इस मकान के सामने से गुजर आया तो पीछे से उसे सर पर किसी ने लाठी मारी या मोटा डंडा। अख्तर चकरा गया। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। अख्तर का दिमाग सुन्न हो गया। इतना भी ना सोच सका कि पीछे मुड़कर देखता कि उसे डंडा मारने वाला है कौन। सर के पिछले हिस्से पर जर्ब पड़े तो आदमी बेहोश हो जाता है। अख्तर को यहाँ तक याद था कि उसे किसी ने वजनी लाठी या डंडा मारा था और इसके फौरन बाद उसकी पीठ के बालाई हिस्से पर 2 जरबें और पड़ी थीं। फिर उसे होश ही ना रहा। होश ठिकाने आए तो उसे चरपाई पर डालकर अस्पताल ले जा रहे थे। उससे हमलावर के मुतालिक कुछ भी मालूम न था। उसकी जेब में कोई रकम नहीं थी, घड़ी नहीं थी, सोने की अंगूठी नहीं थी। उसके पास कोई ऐसी कीमती चीज नहीं थी जो लूटने के लिए उस पर हमला किया गया हो। यानी कि ये राहज़नी की वारदात नहीं थी। वो कस्बा था और मौसम सर्दियों का था। रात 9 बजे तक लोग सो जाया करते थे और गलियां सुनसान हो जाया करती थीं। लड़के की उम्र और खूबसूरती देखकर मेरे जहन में कुछ शुकूक आए। आपने आजकल ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि एक लड़के ने एक दोस्त को छोड़कर किसी और के साथ दोस्ती कर ली तो पहले दोस्त ने लड़के को चाकू घोंप दिया। मुझे ये वारदात इसी किस्म की मालूम होने लगी। मैंने यह भी महसूस कर लिया कि ये केस दर्ज रजिस्टर करने वाला नहीं। अगर लड़के को कोई कत्ल करने चाहता तो तेज धार आला इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं लोगों को टालना नहीं चाहता था। मैं शायद इन्हें कुछ समझा बुझा कर रुखसत कर देता, लेकिन यहाँ माँ का मामला था और ये बड़ा जज्बाती मामला था। मुझे बताया गया कि अख्तर माँ का अकलौता बेटा है और इसका बाप 3-3.5 साल पहले फौत हो चुका था। माँ का सहारा यही एक लड़का था जिसे देखकर माँ जिंदा थी। अख्तर का बाप जिला शहर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में किसी बड़ी अच्छी पोस्ट पर था। उसका गुजारा सिर्फ तनख्वाह पर नहीं था। उसकी बहुत बड़ी हवेली के अलावा कस्बे में 2 और मकान थे जो किराए पर दिए हुए थे और कस्बे के साथ जेरे काश्त अराजी खासी थी। इस लिहाज से ये कुनबा अमीर था। अख्तर की माँ की खूबसूरती भी देखने से ताल्लुक रखती थी। चेहरे से वो 30 साल से कम लगती थी, लेकिन 40 से ऊपर की थी। जिस्म की साख्त और चाल में जवानी के पहले दौर वाली कशिश अभी मौजूद थी। वो रोती और मुझे कहती थी कि आज उसके बेटे पर हमला जो हुआ है, ये कल परसों कातिलाना हमला भी बन सकता है। मेरा बच्चा कत्ल भी हो सकता है। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं तफ्तीश में कोताही नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि दुश्मनी किसके साथ है। माँ ने कहा कि वो दुश्मन बनाने वाली औरत नहीं और मेरे अख्तरी का बाप सिर्फ दोस्त बनाना जानता था। उसने कहा,
اس کے ساتھ آئے ہوئے دونوں آدمیوں نے اس کی تائید کی۔ مجھے ہندوؤں پر بھی شک تھا۔ ہندو مسلم کشیدگی تو رہتی ہی تھی، لیکن ابھی ایک دوسرے پر قاتلانہ حملے شروع نہیں ہوئے تھے۔ اگر ہوئے بھی تھے تو صرف اس لڑکے پر حملہ کر کے ہندو کیا حاصل کر سکتے تھے؟ میرے ذہن میں بار بار یہی شک آتا تھا کہ یہ لڑکے کی ذاتی دشمنی کا مظاہرہ ہے۔ میں نے اسے الگ کر لیا اور باقی سب کو باہر بٹھا دیا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی چوٹیں دیکھی۔ سر پر موٹا ڈنڈا یا لاٹھی زور سے پڑے تو جلد پھٹ جاتی ہے اور خون نکلتا تھا۔ اختر کے سر پر ترکی ٹوپی تھی، اسی لیے ضرب زخم نہ کر سکی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ابھار تھا۔ اس کی قمیض اٹھوا کر پیٹھ دیکھی، وہاں چوٹوں کے 2 لمبے لمبے نشان بڑے صاف تھے۔ مجھے ان ضربوں کی تحریری رپورٹ ڈاکٹر سے لینی تھی۔ مجھے بتایا جا چکا تھا کہ ڈاکٹر نے دوائی وغیرہ دے کر لڑکے کو اسی وقت فارغ کر دیا تھا۔ وہ سول اسپتال کا سرکاری ڈاکٹر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے ضربوں کی تفصیل لکھ لی ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ڈاکٹر سے رپورٹ لے آئے۔ میں نے اختر کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ اس کا انداز دیکھ کر پھر باتیں سن کر بدلنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوگا اور وہ مجھ سے جھینپے اور شرمائے گا۔ اسے ڈرا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ اس پر بے خبری میں حملہ ہوا تھا اور حملہ آور کو وہ جانتا نہیں تھا، لیکن وہ تو ذرا سا بھی گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ امی آپ کو بلا وجہ پریشان کر رہی ہیں، اختر نے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہا۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ تھانے نہ چلو۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہیں معلوم ہے تم پر حملہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حملے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی معلوم نہیں، اس نے پختہ کار آدمیوں جیسی خود اعتمادی سے کہا۔ معلوم ہو گیا تو جو مجھ پر وار ہوا ہے اس سے زیادہ برا انتقام لوں گا۔ تمہیں کسی پر شک تو ہوگا؟ میں نے کہا، مجھے ذرا سا اشارہ دے دو، تم نے کسی کے ساتھ دوستی توڑی ہوگی یا کسی کے ساتھ لگائی ہوگی۔ میری دوستی اتنی کچی نہیں ہوتی، اس نے کہا۔ ابھی تک تو کسی سے میری دوستی ٹوٹی نہیں، اس نے پختہ سے لہجے میں کہا۔ دوستی لگا کر توڑنا مردوں کا کام تو ہے نہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لڑکا کچا نہیں، مجھے اس میں ذہنی بلوغت نظر آ گئی۔ وہ کھل کر بات کرتا تھا۔ میرا یہ سوال غور سے سنو، میں نے کہا، کبھی کسی شیطان یعنی کسی بد چلن اور بدماش سے لڑکے نے تمہیں دوست بنانے کی کوشش کی ہے؟ لڑکے نے یا بڑی عمر کے کسی آدمی نے؟ اور تم نے دوستی کو قبول نہیں کیا ہوگا؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اس نے بلا جھجک کہا۔ مجھے سب جانتے ہیں، میرے ساتھ کوئی لڑکا یا کوئی آدمی اس طرح کی دوستی لگانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک لڑکے نے مجھے بری نیت سے چھیڑا تھا۔ اسی شہر کا رہنے والا ہے، آج بھی مجھے دیکھتا ہے نا تو راستے سے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یہ تو پرانی بات ہے، میں نے کہا۔ ایسا کوئی نیا واقعہ؟ ایسا کوئی اور واقعہ نہیں ہوا، اس نے کہا۔ ویسے بھی میں بد چلن اور بدماش لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں لگایا کرتا۔ وجہ ہے یہ ہے جی، میں نے اپنے والد صاحب کے نیک اور باعزت نام کو زندہ رکھنا ہے۔ ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا۔ مجھے اپنی امی کا بہت خیال رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی میری امی سے یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا بیٹا بد چلن لڑکوں کا دوست ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم شریف لڑکے ہو۔ میں نے کہا، معلوم نہیں شریف سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس قسم کا شریف لڑکا نہیں ہوں کہ کوئی مجھے للکارے تو میں کان لپیٹ کر چپ رہوں۔ میں کسی کا روب برداشت نہیں کیا کرتا۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ اس لڑکے میں اپنی عمر سے کچھ زیادہ پختگی ہے تو میں نے اس کے ساتھ صاف صاف بات کی۔ دیکھو اختر، میں نے کہا، تم برے لڑکے ہو، اچھے لڑکے ہو، اس کے ساتھ میرا تو کوئی تعلق نہیں۔ میں اس آدمی کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے تم پر حملہ کیا ہے۔ تم بڑے خوبصورت لڑکے ہو اور نوعمر ہو۔ بعض آدمیوں کی نیت بڑی بری ہوتی ہے۔ میں آپ کا مطلب پہلے ہی سمجھ چکا ہوں، اس نے کہا، اور میں آپ کا یہ شک رفع بھی کر چکا ہوں۔ پھر کسی لڑکی کے ساتھ تمہارا دوستانہ ہوگا، میں نے کہا۔ اس کے کسی بھائی نے تم پر وار کیا ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی رات کے 9 بجے کسی آدمی پر لاٹھی یا ڈنڈے سے حملہ کر سکتی ہے تو میں 3 لڑکیوں کے نام بتا سکتا ہوں، اس نے کہا۔ لیکن میں یہ نہیں مانوں گا۔ 2 لڑکیاں پردہ دار گھروں کی ہیں اور ایک ہندوؤں کی لڑکی ہے۔ تینوں کی شادی نہیں ہوئی۔ دونوں مسلمان لڑکیاں میری امی کے پاس آتی ہیں، لیکن وہ دراصل میرے لیے آتی ہیں۔ ایک تو رکے بھیجتی ہے، ہندو لڑکی راستے میں آ جاتی ہے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ امی گھر نہیں ہیں اور مسلمان لڑکیوں میں سے کوئی ایک آ گئی۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل کو قابو میں رکھا۔
ये तो कोई बात ना हुई अख्तर, मैंने हंसते हुए कहा। तुम तो मुर्दा दिल निकले। इस मामले में मैं बिल्कुल मुर्दा दिल हूँ, उसने कहा। मेरी जिंदा दिली मेरे दोस्तों से सुने। मैं शैतान नहीं हूँ, शरारती हूँ, उछल कूद और हंसी मजाक बहुत करता हूँ। वो कैसा लड़का था, ये मुझे दूसरों से पूछना था। अपने चाल चलन की रिपोर्ट हर कोई अच्छी ही दिया करता है। मुझे सबसे पहले तो ये मालूम करना था कि इस लड़के की या इसकी माँ की किसी के साथ दुश्मनी है। मैंने लड़के को और ज़्यादा कुरेदा तो उसे कुछ याद आ गया। एक बात याद आ गई है, उसने कहा। जिस गली में किसी ने मुझे मारा है उस गली में एक गैर आबाद मकान है। इसके मुतालिक आपको पहले भी बताया गया है। इसके अंदर जाओ तो डर आता है। 2 कमरों की छतें गिरी हुई हैं। 5-6 महीने गुजरे। दिन के वक्त में इस मकान के सामने से गुजरा तो एक कंकर सा पीछे से आकर मेरे आगे गिरा। ये मेरे सर के ऊपर से आगे गिरा था। मैंने उठाकर देखा, ये कांच की गोली थी। इस पर एक कागज लिपटा हुआ था। मैंने कागज खोला तो कांच की गोली निकली और इसके साथ 2 इंच से जरा ज्यादा लंबा और इतना ही चौड़ा कागज निकला। इसकी तहें कर करके बहुत छोटा किया हुआ था। मैंने इसे खोला। मैं समझा किसी लड़की ने रुका फेंका है, लेकिन ये एक तावीज़ था। इस पर खाने बने हुए थे और हर खाने में हिंद से और हुरूफ लिखे हुए थे। मेरे पीछे भी कोई नहीं आ रहा था। मैं वीरान मकान के अंदर ना गया। मुझे डर सा लगा। मेरे सामने कोई आदमी आकर मुझे ललकारे तो मैं उससे नहीं डरता। ये तावीज़ था जो मेरे सर के ऊपर से आगे फेंका गया था। मैंने तावीज़ घर ले जाकर अपनी अम्मी को दिखाया तो वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उसके ऊपर से तो नहीं गुजरा था। मैंने इन्हें बताया कि मैं रुक गया था, तो अम्मी ने इत्मीनान का सांस लिया। 1 महीने बाद इसी जगह से गुजरते हुए एक बार फिर ऐसा ही तावीज़ मेरे सर के ऊपर से गुजरकर मेरे आगे गिरा। मैंने इसे उठाकर देखा। इसमें अब कांच की गोली के बजाय कंकरी थी और पहले तावीज़ जैसा ही तावीज़ था। मैंने ये भी अम्मी को दिखाया और उन्हें बताया कि मैं इसके ऊपर से नहीं गुजरा था। अम्मी ने पहला तावीज़ लेकर साथ वाले बरसाती नाले के पानी में फेंक दिया था और ये भी अम्मी वहीं फेंक आई। इस किस्म के तावीज़ आज भी चलते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा तावीज़ कोई कोई लिख सकता है। इसकी करामात ये बताई जाती है कि किसी के दिल पर कब्जा करना हो तो ये तावीज़ उसके सर के ऊपर से फेंको और वो इसके ऊपर से गुजर जाए। फिर वो आदमी या औरत खिंची हुई आ जाती है। अख्तर पर यही तावीज़ फेंका गया था। इससे मैं ये समझा कि इस लड़के के दिल पर कोई कब्जा करना चाहता है। वो कोई आदमी भी हो सकता था और कोई औरत भी। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे तावीज़ों का कोई असर नहीं होता था। अख्तर पर हमला भी इसी जगह हुआ था। मैंने मुनासिब समझा कि अख्तर की माँ से ये बातें पूछूं। आपका बच्चा तो कुछ नहीं बताता कि उसका दुश्मन कौन है, मैंने अख्तर की माँ से पूछा। आप कुछ बता सकती हैं? मैं कुछ नहीं समझ सकती, उसने गम और डर से डूबी हुई आवाज़ में कहा। मैं इतना ही जानती हूँ कि मेरा बच्चा दुश्मनों की नज़र में आया हुआ है। उसने मुझे 2 तावीज़ों के मुतालिक बताया है, मैंने कहा। आपने तावीज़ किसी आमिल वगैरह को नहीं दिखाए? दिखाए थे, उसने जवाब दिया और एक करीबी गांव का नाम लेकर कहने लगी। वहाँ एक शाजी हैं, वो तावीज़ लिखते भी हैं और समझते भी हैं। पहला तावीज़ भी इन्हें दिखाया था और दूसरा भी। उन्होंने कहा था कि ये बड़े सख्त तावीज़ हैं, इन्हें पानी में फेंक दो। कहते थे कि लड़का इनके ऊपर से गुजर जाता तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाता। मैंने उनसे कहा था कि वो मालूम तो करें कि मेरे बेटे पर तावीज़ फेंक कौन रहा है। उन्होंने कहा था कि वो ऐसी बातें नहीं बताया करते क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उन्होंने अपने 2 तावीज़ दिए थे और कहते थे कि इसके बाजू या गले में डाल देना, फिर ये हर शैतानी और उल्टे असर से महफूज हो जाएगा। मैंने काले बकरे का सदका भी दिया था। इस खूबसूरत औरत को देखा। वो अपने अकलौते बेटे के मुतालिक बहुत जज्बाती और परेशान थी। मैंने उससे पूछताछ शुरू कर दी। वो भी मुझे कुछ ना बता सकी। मैंने पूछा कि लड़के का रिश्ता कहीं तय हो गया है? ये मैंने इसलिए पूछा था कि रिश्ते के सिलसिले में किसी के साथ दुश्मनी पैदा हो गई होगी। अभी तो ये बच्चा है जी, उसने कहा। इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करूंगी। रिश्तों के पैगाम आते रहते हैं। मैंने अभी तक किसी को पसंद नहीं किया। उस दौर में पैगाम लड़कियों के रिश्ते के लिए जाया करते थे। लड़की वालों ने किसी लड़के के रिश्ते का पैगाम कभी नहीं भेजा था। इसे लड़की वाले अपनी बेइज्जती का बायस समझा करते थे। फिर भी बाज़ लड़के ऐसे होते थे जिन्हें अपनी लड़कियों के लिए हासिल करने की लोग कोशिश करते थे। उसका एक तरीका तो ये होता था कि ऐसी लड़कियों के माँ बाप अपनी पसंद के लड़के के साथ
अपने सगे बेटों जैसा प्यार करते थे और ईदों पर उसे ईदी और तोहफे देते थे। दूसरा तरीका ये होता था कि अपने एतमाद की एक दो औरतों को इस्तेमाल किया जाता था। वो मतलूबा लड़के की माँ से कहती रहती थी कि फला लड़की के माँ बाप इस लड़के की बहुत ख्वाहिश करते हैं। इसके साथ ये औरतें लड़की की बहुत तारीफ़ें करती थीं और ये भी बताती थीं कि माँ बाप लड़की को ज़ेवरात और जहेज़ कितना देंगे। फिर लड़के की माँ और बहनों को उकसाया जाता था कि वो लड़की का रिश्ता मांगने जाएं। दस्तूर आखिर यही होता था कि रिश्ते के लिए लड़की वाले जाते थे। अख्तर के मामले में यही हो रहा था। वो हर लिहाज से कीमती लड़का था, नौउम्र था, खूबसूरत था और सबसे बड़ी खूबी ये कि अमीर माँ बाप का बेटा और अकलौता होने की वजह से इतनी ज़्यादा जायदाद का अकेला वारिस था। एक खूबी ये भी थी कि अख्तर की एक भी बहन नहीं थी। एक भी ननद का ना होना लड़की के लिए बहुत बड़ी खूबी थी। इतनी ज़्यादा खूबियों वाले लड़के और घराने को हासिल करने के लिए लड़कियों वाले दूसरी औरतों की ज़बानी लड़कियां पेश कर रहे थे और अख्तर की माँ ने अभी किसी को पसंद नहीं किया था। लड़कियों की माएँ अपनी पसंद के लड़के को अपनी लड़की के लिए हासिल करने की खातिर पीरों, मज़ारों और आमिलों का सहारा भी लिया करती थीं। तावीज़ जो अख्तर के सर के ऊपर से फेंके गए थे, वो किसी लड़की की माँ ने अख्तर को अपनी तरफ माइल करने के लिए किसी पहुँच वाले बुजुर्ग से लिए होंगे। इस मकसद के लिए बाज़ तावीज़ ऐसे भी होते थे जो मतलूबा लड़के के घर की दीवार में रखे जाते थे। आप ज़रा और सोचें और याद करें, मैंने अख्तर की माँ से कहा। आपने किसी को अगर पसंद नहीं किया था तो किसी को नापसंद ज़रूर किया होगा। किसी औरत से आपने कहा होगा कि फलां घर तो आपको अच्छा ही नहीं लगता। हाँ जी, उसने कहा, ऐसी बातें तो होती ही थीं। औरतों ने उन लड़कियों की माँओं तक पहुंचा दी होंगी। मुझे गुस्सा तो न आया, कोफ्त सी महसूस हुई। ये औरत वही बात करती थी जो मैं पूछता था। मेरा ख्याल है कि उस पर अपने बेटे की परेशानी और घबराहट सवार थी। मैंने उसे कहा कि मुझे शक है कि उसने बेटे के रिश्ते के सिलसिले में किसी के साथ दुश्मनी पैदा कर ली है। क्या किसी लड़की के माँ बाप ऐसे भी हैं जो धौंस और रौब जमाने के आदी हों? मैंने पूछा। है जी, उसने कहा, बिल्कुल हमारी हैसियत का एक ख़ानदान है। मेरी हवेली से उनकी हवेली बड़ी होगी। वो ज़मीनों वाले और जायदाद वाले लोग हैं। उनकी एक ही बेटी है, 2 भाई हैं, बाप है। ये सब अपना रौब जमाने की कोशिश करते रहते हैं। इनकी लड़की खूबसूरत है, लेकिन ये ख़ानदान मुझे पसंद नहीं। लड़की के चाल चलन के खिलाफ मैं कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि बग़ैर सबूत के किसी की बेटी को बदनाम करना अच्छा नहीं होता। लेकिन लड़की बेपर्दा फिरती रहती है और बड़ी उम्र की औरतों की तरह बातें करती है। उसका बाप और भाई मुझे इस वजह से अच्छे नहीं लगते कि अपना जैसा किसी को समझते ही नहीं। आपने देखा होगा कि ये लोग मोअज़्ज़िज़ कहलाते हैं। अलबत्ता इनकी हरकतें बदमाशों जैसी होती हैं और ये ज़रूरत से ज़्यादा ही दिलेर होते हैं। ये ख़ानदान जो काज़ी अब्दुल मन्नान का ख़ानदान कहलाता था, इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था जो मैंने बताया है। मालूम नहीं ये ख़ानदान काज़ी क्यों कहलाता था। काज़ी अब्दुल मन्नान की एक बेटी जवान थी जिसका रिश्ता वो अख्तर के साथ करना चाहता था। अख्तर की माँ पर बेशुमार सवाल करके मैंने जो मालूमात हासिल की वो ये थीं कि काजी की बीवी ने औरतों के कान में ये बात डाली थी कि वो अपनी बेटी अख्तर को देना चाहती है। औरत ने ये बात अख्तर की माँ तक पहुँचा दी थी। अख्तर की माँ ने नापसंदीदगी का इजहार किया था। उसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ होगा कि उसने काजी अब्दुल मन्नान के ख़ानदान या उसकी बेटी के खिलाफ कोई बात कहती हो। मुझे उनका एक पैगाम मिला, अख्तर की माँ ने मुझे बताया। लड़की की माँ ने कहा कि वो अख्तर का रिश्ता कभी नहीं छोड़ेगी। बेहतर है कि अख्तर की माँ किसी और तरफ न देखे और हमसे बेटी मांगने आ जाए। मैंने परवाह न की। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात थी। मैंने कहा कि मैं सोचकर जवाब दूंगी। लड़की की माँ ने औरतों से कहा कि अख्तर की माँ ने कुछ और सोचा हुआ है तो हम उसे ख़राब करेंगे। मैं एक रोज़ लड़की की माँ से मिली और उसे कहा कि वो मुझे धमकियाँ क्यों दे रही है। वो साफ मुकर गई। कहने लगी कि औरतें लगाई बुझाई करती हैं। मेरी क्या मजाल कि ऐसी नाज़ेबा बात मुँह से निकालूं। उसने मेरी खातिर तवाज़ो की। उसकी बेटी तो मेरे आगे बिछी जाती थी। मैं जानती थी कि लड़की की माँ चालाक औरत है। उसने मुझे धमकियाँ भेजी थीं। उसने इशारों इशारों में मुझे बताया कि वो बेटी को कितना ज़ेवर और क्या कुछ दे रही है। मैंने इशारों इशारों में उसे बता दिया कि मैं उसकी बेटी का रिश्ता मांगने नहीं आऊँगी। मैंने साफ अल्फाज में जो बात कही वो ये थी कि मेरा बेटा अभी छोटा है, अभी मैं उसकी शादी नहीं करूँगी। पहले तो ये लोग मुझे सर आँखों पर बिठाते रहे।
میرے آگے پیچھے پھرتے رہے، میرے بیٹے کو تحفے دیتے رہے اور سیدھا مجھے کہنے کی بجائے دوسری عورتوں سے کہلواتے رہے کہ لڑکے لڑکی کی منگنی ہو جائے، شادی خواہ 5 سال بعد ہو۔ عورتیں مجھے یہ بات مشورے کے طور پر اپنی طرف سے کہتی تھیں، لیکن میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ یہ لڑکی کی ماں کا پیغام ہے۔ میں ہر عورت سے یہی کہتی تھی کہ منگنی کی ضرورت نہیں، ایک ہی بار شادی کروں گی، لیکن میں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کس کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی عورت میرے کان میں ڈال جاتی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں جائے گی تو ان کی بیٹی جائے گی، ہم کسی اور لڑکی کو اس گھر میں آباد نہیں ہونے دیں گے۔ قاضی عبد المنان اور اس کا بڑا بھائی اختر کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اسے گھر لے جاتے تھے۔ لڑکی کی ماں تو میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ میں نے اختر کو بتا دیا کہ قاضی اسے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے اور میں قبول نہیں کر رہی۔ اختر نے تو صاف فیصلہ دے دیا تھا کہ اسے یہ لڑکی پسند نہیں۔ اس سے مجھے خوشی ہوئی، لیکن میں نے اختر سے یہ نہ کہا کہ وہ ان لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دے۔ اختر کی ماں نے مجھے بتایا کہ قاضی عبد المنان اور اس کی بیوی نے دوسری 2 لڑکیوں کے ماں باپ کو جو رشتہ اختر کو دینا چاہتے تھے دھمکایا کہ وہ اختر کو ذہن سے اتار دیں اور اپنی لڑکیاں کسی اور کو دے دیں۔ یہ دونوں خاندان شریف تھے، وہ چپ ہو گئے۔ پھر قاضی عبد المنان اور اس کی بیوی اختر کی ماں پر سوار ہو گئے۔ وہ براہ راست کوئی بات اختر کی ماں سے نہیں کرتے تھے، دوسروں سے، عام طور پر عورتوں سے کہتے تھے اور عورتیں یہ باتیں اختر کی ماں تک پہنچا دیتی تھیں۔ لیکن ان کے رویے سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کے بیٹے پر حملہ کیا ہے۔ میں نے اختر کی ماں سے کہا، وہ تو آپ کے بیٹے کو چاہتے ہیں۔ میری ایک بات اور سن لیں، اس نے کہا، میں بھی ان پر شک نہیں کرتی۔ یہ تو آپ نے پوچھا تو میں نے اتنی لمبی کہانی سنا دی ہے، لیکن کچھ اور بھی ہوا تھا جس کا مجھے علم نہیں۔ اب بات کرتے کرتے یہ بھی یاد آ گئی ہے۔ 5-6 دن گزرے، قاضی عبد المنان میرے ہاں آیا اور کہنے لگا کہ اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھو، منہ پھٹ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے بیٹے نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی نادان ہے، اسے ابھی اچھے برے کا پتہ نہیں، میں اسے اپنا بچہ سمجھتا ہوں، تم اسے سمجھا دینا۔ میرے بیٹے جوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مار کٹائی پر اتر آئیں۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ اختر کہیں باہر نکلا ہوا تھا، گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ قاضی عبد المنان سے اس نے کیا بدتمیزی کی ہے۔ اختر ہنس پڑا اور بولا، امی پریشان نہ ہو جایا کریں، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اختر کے دوستوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ نہ بتایا۔ پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ ضرور اختر اور قاضی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہوگی جس پر قاضی نے مار کٹائی کی دھمکی دی تھی۔ اختر کو میں دیکھ چکا تھا، وہ لڑنے جھگڑنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر اختر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ قاضی کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی۔ قاضی صاحب کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اختر نے کہا۔ قاضی کے ایک صاحبزادے کی میں نے ذرا مرمت کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنے دشمن پیدا کیے ہوئے ہیں، میں نے دوستانہ سے لہجے میں کہا۔ کل تمہیں ڈنڈے پڑے ہیں، ایک روز تمہارے پیٹ میں چاقو اترا ہوا ہوگا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے جرأت مندی سے کہا۔ اللہ کا کوئی بندہ تو ابھی ایسا نہیں دیکھا جو چاقو لے کر میرے سامنے کھڑا رہ سکے۔ مجھے ڈنڈے مارنے والا دلیر ہوتا تو اندھیرے میں مجھ پر پیچھے سے وار نہ کرتا۔ یہ دلیری ذرا کم کرو اختر، میں نے کہا۔ ماں کے اکیلے بیٹے ہو، مجھے بتاؤ کہ وہ بات کیا تھی جس پر قاضی نے تمہاری ماں کو دھمکی دی تھی۔ اس نے پہلے وہی تفصیل شروع کر دی کہ قاضی اسے دھونس سے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے۔ 5-6 دن گزرے، اس نے کہا، قاضی کا سب سے چھوٹا بیٹا جو میٹرک تک میرا کلاس فیل ہو رہا ہے مجھے بازار میں ملا اور اس نے سیدھا آتے ہی میرا گریبان پکڑ لیا اور بولا، اوئے تو لڑکوں کے ساتھ کیا بکواس کرتا پھرتا ہے؟ بات یہ تھی کہ میں اپنے دوستوں سے کہتا رہتا تھا کہ قاضی مجھے زبردستی اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ میرے دوستوں سے یہ بات اس لڑکے تک پہنچ گئی، اس نے بازار میں میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں برداشت نہ کر سکا، میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں لے کے زور سے ایک جھٹکا دیا، اس کے ہاتھ سے میرا گریبان چھوٹ گیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر گھوسا مارا۔ لوگ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، خواہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ کئی آدمی ہمارے درمیان آ گئے، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، میں گالیاں نہیں دیا کرتا۔ ہمیں چھڑانے والے یہ سمجھ کر کہ میں نے ہار مان لی ہے ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ کچھ نہ کچھ بکواس کرتا جا رہا تھا، میں نے جا کر اسے پکڑ لیا اور اس کی خوب پٹائی کی۔ وہ بڑھ کے ماننے والا خاندان ہے، اندر سے یہ لوگ جو کچھ ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ اس لڑکے کے منہ پر میرے 2 گھونسوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس کے باپ نے اسے پوچھا ہوگا کہ یہ نشان کیسے ہیں،
اور اس نے بتا دیا ہوگا اور اس نے بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے کہا، میری نصیحت سنو اختر، میں یقین سے نہیں کہہ رہا کہ اسی نے تمہیں مارا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا کہ اب تم اس سے بدلہ لو۔ تم اکیلے ہو اور وہ 2 بھائی ہیں، وہ تمہیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی ماں کا خیال رکھو، پہلے وہ تمہارے والد صاحب کا غم بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہے، تمہارا غم اس کی جان لے لے گا۔ میں ابھی مزید تفتیش کروں گا اور صحیح آدمی کو پکڑ لوں گا اور اسے بڑی سخت سزا دلاؤں گا۔ یہ تو میں نے اختر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ لڑکے نے اختر سے انتقام لیا ہے، لیکن ایسا جرم ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کوئی عینی شاہد نہیں تھا، کوئی اور شہادت اور کوئی سراغ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے ان لوگوں کے متعلق معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ میں ان سب کو ڈرانا چاہتا تھا تاکہ لڑکوں کی دشمنی کسی سنگین واردات کا یا بڑوں کی لڑائی کا باعث نہ بن جائے۔ میں نے اختر کی ماں اور اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے انہیں بھی اندر بلا لیا۔ میں نے ان کی رپورٹ باقاعدہ درج نہ کی لیکن انہیں نہ بتایا۔ آپ چلے جائیں، میں نے انہیں کہا، میں تفتیش کروں گا۔ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر لیا ہے۔ ان آدمیوں سے جو ساتھ آئے تھے میں نے کہا، اگر آپ کو کسی پر شک ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، میں پوری بات سنوں گا۔ مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے، اب نہیں تو بعد میں صحیح۔ آپ کو کسی کے خلاف ذرا سی بھی شہادت ملے تو میرے پاس آ جائیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑکوں کی آپس کی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فرض آپ سب کا بھی ہے کہ اپنے اپنے طور پر تفتیش کریں۔ اگر یہ معاملہ لڑکوں کا ہی ہے تو یہ بڑوں کی لڑائی کا باعث نہ بنے۔ یہ ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں کہہ کر میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ مجھے مسلمانوں کی یہ عادت اکثر پریشان کیا کرتی تھی کہ آپس میں لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آتے تھے۔ ہندوؤں میں یہ عادت نہیں تھی، وہ مسلمانوں کا خون بہا دیتے تھے، آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی اقلیت کا علاقہ تھا، میں انہیں باعزت اور باوقار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ مسلمان خدا کر اپنے ہاتھ میری ہتھ کڑی میں ڈال دیتے تھے۔ اس کیس میں بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہندوؤں کے سامنے اپنا تماشا بنا رہے ہیں۔ اختر کی ماں نے مجھے جو باتیں سنائی تھیں یہ یک طرفہ بیان تھا، مجھے ان کی ہر بات کو سچ نہیں مان لینا چاہیے تھا۔ اختر کی ماں بہت خوبصورت عورت تھی، بیوہ بھی تھی، کسی کی محتاج نہیں تھی بلکہ امیر عورت تھی۔ مجھے اس کے متعلق پوری معلومات لینی تھی، دوسری پارٹی کے متعلق بھی کچھ معلوم کرنا تھا۔ مجھے اپنے علاقے میں امن قائم رکھنا تھا، اور امن ہتھ کڑیوں، حوالات اور مقدمے کے بغیر بھی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ مجھے جب اس ڈرامے کے کرداروں کی رپورٹیں ملنے لگیں تو کچھ اور ہی رنگ سامنے آئے۔ اختر پر حملہ معمولی واقعہ نہیں تھا، سارے قصبے میں اس واقعے کی آواز اور خبر پھیل گئی تھی۔ معزز مخبر خود ہی میرے پاس آ گئے۔ اگر میں ہر ایک کی رپورٹ سنانے لگوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، صرف ایک رپورٹ سناتا ہوں۔ یہ شخص شہر میں باعزت حیثیت کا آدمی تھا۔ اس نے پہلے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ میں کسی کو پتہ نہ چلنے دوں کہ یہ رپورٹ اس نے دی ہے۔ میں کسی کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا، اس نے کہا، لیکن میں آپ کی مدد کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ میری اتنی زیادہ عزت جو کرتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ کوئی تھانے دار اس قسم کے آدمیوں کی دل سے عزت نہیں کرتا۔ انہیں مخبر بنائے رکھنے کے لیے ان کی عزت کی جاتی ہے جو محض بناوٹی ہوتی ہے۔ یہ عورت اختر کی ماں اچھے چال چلن والی نہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ قاضی عبد المنان ہے نا، یہ کیوں اپنی بیٹی اختر کو دے رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ اس نے جو دوستی لگا رکھی ہے اس پر کوئی شک نہ کرے۔ کسی نے یا آپ نے انہیں اکٹھے دیکھا ہے کبھی؟ میں نے 2 مرتبہ رات کو اسے اس عورت کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے، اس نے کہا۔ 4-5 دن گزرے، اختر اور قاضی کے بیٹے کی لڑائی ہوئی تھی۔ قاضی کے بیٹے نے اس طرح انتقام لیا کہ اختر پر رات کو حملہ کیا۔ آپ کوئی ثبوت تو پیش نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا، شک مجھے بھی یہی ہے، لیکن کسی نے دیکھا تو نہیں؟ 2 آدمیوں نے دیکھا تھا، اس نے کہا۔ یہ دونوں آدمی آپ کے اپنے ہیں؟ میں جانتا ہوں، یہ دونوں آپ کے مخبر ہیں۔ اس نے ان دونوں کے نام بتائے۔ یہ دونوں جرائم پیشہ تو نہیں تھے، لیکن شریف آدمی بھی نہیں تھے۔ 3-4 کیسوں میں انہوں نے مخبری کی تھی، میں نے انہیں باقاعدہ مخبر بنا لیا تھا۔ اس معزز مخبر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ قاضی عبد المنان نے اختر کی ماں کے ساتھ ناجائز دوستی لگا رکھی ہے۔ قاضی کی عمر 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ میں آج کل کی نسل کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں
60 سال کی عمر میں جوانی کی رمق باقی رہتی تھی، صحت کا معیار کچھ اور ہوتا تھا۔ آج کل تو 40 سال کا آدمی بھی 60 سال کا لگتا ہے۔ لیکن چودھری صاحب، میں نے اس معزز خوش آمدی سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ اختر کی ماں قاضی کی بیٹی کو قبول نہیں کر رہی۔ آپ خود سیانے ہیں ملک صاحب، اس نے کہا۔ قاضی کا خیال ہے کہ لڑکی لڑکے کی شادی ہو جائے تو میل ملاقات میں سہولت ہو جائے گی، لیکن اختر کی ماں بڑی محتاط عورت ہے، اس نے اپنے اوپر شرافت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ بہو گھر میں آ گئی تو میل ملاقات مشکل ہو جائے گی۔ آپ کی سوچ بڑی گہرائی میں جاتی ہے چودھری صاحب، میں نے کہا۔ آپ کی کرم نوازی ہے ملک صاحب، اس نے شاعروں کی طرح آگے جھک کر اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں تو چہرہ دیکھ کر بتا دیا کرتا ہوں کہ اس شخص کے دل میں ہے کیا۔ آپ کے وہ دونوں آدمی میرے ساتھ آئے ہیں، حکم ہو تو پیش کروں۔ اسے باہر بھیج کر میں نے ان دو میں سے ایک کو بلایا۔ اس نے اپنے ساتھی کا نام لے کر مجھے بتایا کہ وہ دونوں رات کو ایک گلی میں جا رہے تھے۔ انہوں نے قاضی عبد المنان کے چھوٹے بیٹے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا، وہ بہت تیز چلتا آ رہا تھا اور بار بار پیچھے دیکھتا تھا۔ وہ سیدھا ان کی طرف آتے آتے ایک اور گلی میں مڑ گیا۔ یہ دونوں آدمی سیدھے آگے نکل گئے۔ اختر پر حملہ 7 والی گلی میں ہوا تھا۔ میں نے دوسرے مخبر کو بلایا، اس نے بھی یہی بیان دیا۔ انہیں صبح ہونے پر پتہ چلا کہ اختر پر حملہ ہوا ہے۔ ان دونوں نے آپس میں بات کی تو دونوں کا خیال قاضی کے بیٹے پر گیا۔ اس مخبر نے مجھے گلیوں کا نقشہ سمجھایا۔ میں نے ان دونوں پر جرح کی تھی، دونوں نے مجھے حملے کا جواز بھی بتا دیا تھا۔ میں نے دونوں سے قاضی اور اختر کی ماں کے تعلقات کے متعلق پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے تعلقات اتنے خفیہ ہیں کہ کسی کو شک تک نہیں ہوتا۔ میں نے قاضی عبد المنان کے بیٹے کو بلوایا۔ یہ لڑکا آیا، اس کا باپ بھی ساتھ ہی آ گیا۔ قاضی کی عمر تو 60 سال ہی ہوگی، لیکن تندرستی کے لحاظ سے 60 سے بہت کم کا لگتا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کے بیٹے کو کیوں بلایا ہے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا بیٹا نیک پاک لڑکا ہے، اس نے کہا، لیکن یہ اتنا بزدل نہیں کہ اندھیرے میں پیچھے سے وار کرے گا۔ کل شام کے بعد تو یہ باہر نکلا ہی نہیں۔ آپ لڑکے کو میرے پاس بھیج دیں، میں نے کہا۔ میں اس سے کچھ پوچھ لوں، پھر آپ سے بات کروں گا۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ اس نے بیٹے کو باہر بٹھا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے اسی سے کچھ پوچھ لوں، اس کے بعد اس کے بیٹے سے پوچھ گچھ کروں گا۔ دونوں کے بیانوں میں ضرور فرق ہوگا۔ اختر کی اور آپ کے بیٹے کی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ناسمجھ لڑکے ہیں، اس نے جواب دیا۔ میرے بیٹے کے منہ پر نشان تھے۔ میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اختر کہتا پھرتا ہے کہ قاضی مجھے زبردستی اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ میرا بیٹا بچہ تو نہیں۔ غیرت میں آ کر اس نے اختر کی خوب پٹائی کی۔ میرا تو خیال ہے کہ اختر نے آپ کے بیٹے کی پٹائی کی تھی، میں نے کہا۔ توبہ کرو جی، قاضی نے روب سے کہا۔ وہ لڑکیوں جیسا لڑکا میرے بیٹے کی کیا پٹائی کرے گا؟ میرے بیٹے کے منہ پر 2 گھوسے لگ گئے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں چھڑایا ہے ان سے پوچھیں کس نے کس کی ہڈیاں توڑی تھیں۔ پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے پہلے تو اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ اسے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ قاضی عبد المنان نے جواب دیا۔ وہ مجھے بتاتا اور میں اختر کی ماں سے گلہ کرتا۔ مجھے ان کا بہت خیال ہے جی۔ اختر یتیم بچہ ہے، ماں اس کی بیوہ ہے۔ آپ نے تو اسے بڑی زوردار دھمکی دی تھی، میں نے کہا۔ اتنی زوردار تو نہیں، اس نے کہا۔ مجھے غصہ ضرور آیا ہوا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ ماں اختر کو اچھی طرح سمجھا دے۔ اب بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اختر کو دینا چاہیں گے؟ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ شاید اختر کی ماں رضامند نہیں، میں نے کہا۔ بات کچھ ایسی ہی ہے، اس نے کہا۔ آپ کے آگے وہ انکار نہیں کر سکتی، میں نے کہا۔ آپ کے ساتھ تو اس کا بڑا گہرا میل جول ہے۔ میرا؟ جی ہاں قاضی صاحب، میں نے کہا۔ میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کے گھر جایا نہیں کرتے؟ میں؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ وہ پردہ دار عورت ہے جی۔ میں نے شاید اپنے گھر میں 1-2 مرتبہ اتفاق کیا اس کی صورت دیکھی ہوگی۔ دیکھا جائے تو میرے دل میں اس کا درجہ بہن والا ہے، لیکن میں غیر مرد ہوں۔ بیوگی میں تو مجھے اس کے پردے کا پہلے سے زیادہ خیال رہتا ہے۔ پھر آپ نے اسے دھمکی کس طرح دی تھی؟ میں اس کے دروازے کے باہر تھا اور وہ اندر دروازے کے پیچھے تھی، اس نے جواب دیا۔ کیا اس نے آپ کو یہ بتایا کہ میں اس کے گھر کے اندر اس کے سامنے چلا گیا تھا؟ اگر اس نے ایسا الزام مجھ پر لگایا ہے تو خدا کے واسطے اسے میرے سامنے لائیں۔ یہ میں بعد میں دیکھوں گا،
میں نے کہا، میری اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں کہ آپ کس کے گھر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ البتہ یہ رپورٹ آپ کے کچھ خلاف جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو دھمکیاں دینے کے عادی ہیں۔ اس طرح فساد بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ میں نے کسی کو بلا وجہ دھمکی نہیں دی، اس نے کہا۔ دھمکیوں کے متعلق اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں اور میں بات کا رخ ان 2 گھروں کی طرف لے گیا جو اپنی بیٹیاں اختر کو دینا چاہتے تھے۔ قاضی عبد المنان نے انکار نہ کیا، لیکن کہنے لگا کہ اس نے دھمکی نہیں دی تھی۔ یہ کہا تھا کہ اختر کو میں داماد بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم لوگ میرے راستے میں آ رہے ہو۔ قاضی نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح ایسی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں جو اگلی نسلوں تک جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کی بات مان لی تھی؟ میں نے پوچھا، یا وہ پیچھے ہٹ گئے تھے؟ ان میں سے ایک اکڑ گیا تھا، قاضی نے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس آتا رہتا ہے چودھری شمس الحق۔ وہ اچھی سرشت کا آدمی نہیں۔ ایک طرف اس نے آپ کے ساتھ اور تھانے کے عملے کے ساتھ یاری لگا رکھی ہے، ادھر اس کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ ہے، روپے پیسے والا ہے۔ چودھری شمس الحق وہی آدمی تھا جو مجھے قاضی عبد المنان کے متعلق بتا گیا تھا کہ اختر کی ماں کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہے۔ کون سے بدماشوں کے ساتھ اس کا یارانہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 4 نام لیے، 2 وہی تھے جو میرے مخبر تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے واردات کی رات قاضی کے چھوٹے بیٹے کو ڈنڈا ہاتھ میں لیے ایک گلی میں دیکھا تھا۔ اب میں نے چودھری شمس الحق اور ان 2 آدمیوں کے نام قاضی سے سنے تو مجھے کچھ اور شک ہوا۔ میں نے قاضی سے اس ضمن میں ذرا گہری پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کچھ پردے اٹھے، معلوم ہوا کہ قاضی اور چودھری کے درمیان خاصی کھینچا تانی ہو چکی ہے اور دھمکیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ قاضی کو اپنے بیٹوں پر اور چودھری کو پولیس اور بدماشوں کی یاری پر ناز تھا۔ قاضی نے صاف کہا کہ وہ پولیس سے ڈرتا ہے، ورنہ بدماشوں کی وہ اور اس کے بیٹے پرواہ کرنے والے نہیں۔ چودھری تو یہ بھی کہتا پھرتا ہے کہ قاضی کو یہ داماد زندہ نہیں ملے گا۔ قاضی عبد المنان نے کہا، اور جناب ملک صاحب، اس بدطینت انسان نے اختر کی ماں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ شریف اور پردہ دار عورت ہے۔ وہ اچانک چپ ہو گیا اور ذرا سوچ کر بولا، میں کسی پر الزام تھوپنا اچھا نہیں سمجھتا، لیکن یہاں میرا بیٹا مشتبہ بن گیا ہے، اس لیے اپنا شک ظاہر کرتا ہوں۔ آپ اس پر غور کریں کہ اختر کو چودھری شمس نے ہی مروانے کی یا ڈرانے کی کوشش کی ہوگی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے ان محلوں کے ایک معزز آدمی نے، جو واقعی معزز تھا، مجھے بتایا تھا کہ یہ قاضی اور یہ چودھری دونوں بدماش خاندان ہیں۔ میں نے قاضی کو باہر نکال کر ایک کانسٹیبل کو ان 2 بدماش مخبروں کے نام بتا کر جو چودھری شمس کے ساتھ آئے تھے کہا کہ انہیں فوراً تھانے لے آئے۔ میں نے اس دوران قاضی کے بیٹے کو اندر بلا کر تفتیش کی۔ لڑکا یہ بھی اختر کی طرح 17 سال کے لگ بھگ تھا اور پختہ زبان میں بات کرتا تھا۔ اس نے میرے سوالوں کے جو جواب دیے ان سے یہی پتہ چلتا تھا کہ اختر نے اسے نہیں بلکہ اس نے اختر کو مارا ہے، اس لیے انتقام لینے کے لیے اسے پیچھے سے وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اسے باہر بٹھا دیا اور 2 مخبروں کے انتظار میں تھانے کے دوسرے کسی کام میں لگ گیا۔ وہ دونوں کچھ دیر بعد آ گئے۔ میں نے ایک کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ پہلے والی بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھنے لگا تو میں نے تھانے داروں کی زبان میں اسے کہا کہ وہ کھڑا رہے۔ میں نے اسے جو گالی دی وہ آج کسی کے منہ سے سنتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تھانے داری کے زمانے میں یہ گالی میں خاص موقعوں پر اور خاص قسم کے آدمیوں کو دیا کرتا تھا۔ کیا قصور ہو گیا ہے حضور؟ اس نے بھکاریوں کے لہجے میں کہا۔ اپنا قصور اپنی زبان سے سناؤ۔ میں نے کہا، تمہاری بچت کی صورت یہی ہے، چلو بولو۔ کچھ اشارہ تو ملے سرکار۔ تم میرے آگے جھوٹ بول کر گئے۔ میں نے کہا، اپنے آپ کو حراست میں سمجھو، میں تمہاری سوچنے کی مہلت دیتا ہوں تمہیں۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا، اسے اپنی نگرانی میں رکھو اور دوسرے ساتھی کو اندر بھیجو۔ کیوں ہے؟ اسے میں نے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز گالی دے کر کہا، بتا، سچ بولے گا یا اسی جھوٹ پر قائم رہے گا جو تو چودھری شمس کے ساتھ آ کر بول گیا ہے؟ کیسا جھوٹ جناب؟ مجھ سے مت پوچھ، میں نے قہر کی آواز میں کہا۔ تیرا باپ یہ باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھ۔ یہ سچ بول کر جان چھڑا گیا ہے، نہیں تو جھوٹ بول اور دیکھ تیری ہڈیاں کس طرح ٹوٹتی ہیں۔ تھانے میں تیری ماں کا شوہر بیٹھا ہوا ہے نا، جو تیرے جھوٹ کو سچ مان لے گا۔ چودھری شمس سے کیا انعام ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں جناب، چودھری شمس بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا، تم اس کا پھندا اپنے گلے میں ڈال رہے ہو؟ اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور میں اس پر گولہ باری کرتا جا رہا تھا۔
मैंने उसे कहा कि उसके साथी ने सच बोल दिया है। वो आदि मुजरिम तो था नहीं कि बर्दाश्त करता चला जाता। आखिर वो बोल पड़ा। उसने कहा कि चौधरी शम्स के कहने पर उसने और उसके साथी ने झूठ बोला था कि उन्होंने काजी अब्दुल मन्नान के बेटे को डंडा हाथ में लिए और तेज तेज चलते गली में जाते देखा था। और ये भी झूठ है कि काजी अब्दुल मन्नान के अख्तर की मां से ताल्लुकात हैं। उसने कहा, चौधरी शम्स साहब काजी को और अख्तर की मां को बदनाम करना चाहते हैं। इन्हें मालूम हो गया था कि अख्तर की और काजी के बेटे की लड़ाई हुई थी। ये तो हर किसी को मालूम है कि अख्तर पर हमला हुआ है। चौधरी साहब ने हम दोनों को बुलाकर कहा कि काजी के बेटे को फंसाने का ये अच्छा मौका है। चौधरी साहब को खुदा ने बड़ा तेज दिमाग दिया है। उन्होंने हमें कहा कि हम ये बयान दे दें। चौधरी शम्स ने इन दोनों को काजी अब्दुल मन्नान और अख्तर की मां को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया था। हमारे माशरे में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका दिमाग चौधरी शम्स की तरह शरारत और शैतानी के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की सियासत में भी आपको बहुत से चौधरी शम्सी नजर आएंगे। इस इंकिशाफ से मुझे बहुत गुस्सा आया। ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, बल्कि अपने तासुब और अपनी सियासत में मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। मैंने चौधरी शम्स को भी बुलवा लिया। देख चौधरी, वो यूं ही मेरे सामने आया तो मैं उस पर बरस पड़ा। तू अपनी बिरादरी और महल्ले में मोअज़्ज़िज़ होगा, थाने में तेरी कोई हैसियत भी नहीं। इस वक्त तू मुश्तबा है। अख्तर पर तूने हमला कराया था। तेरे दोनों बदमाश मेरी हिरासत में हैं। उन्हें तूने पैसे दिए थे। इकबाली जुर्म कर ले चौधरी, नहीं करेगा तो मैं तेरे इन दोनों बदमाशों में से एक को वादा माफ गवाह बना लूंगा। चौधरी बेहोश नहीं हुआ, बाकी कोई कसर नहीं रह गई थी। उसकी जबान हकला रही थी। वो हाथ जोड़ता और अपनी बेगुनाही साबित करता था। मैंने उसे भी ये तासुर देकर कि वो मुल्जिम है कांस्टेबलों के हवाले कर दिया। उसे मैं बहुत ज़्यादा डराना चाहता था, लेकिन मुझे शक भी था कि अख्तर पर इसी ने हमला कराया होगा। देखना ये था कि उसके पास हमले का जवाब क्या था। क्या ऐसा हुआ होगा कि काजी के लड़के और अख्तर की लड़ाई हुई और चौधरी शम्स ने काजी के लड़के को फंसाने के लिए अख्तर पर हमला कराया और थाने में आकर रिपोर्ट दी कि काजी के लड़के ने हमला किया है। दोनों आदमियों को मैंने एएसआई के हवाले कर दिया। इन दोनों की खातिर तवाज़ुन की ज़रूरत थी क्योंकि वो बदमाश थे। चौधरी शम्स को मुश्तबा बनाए रखा। काजी के बेटे पर मुझे शक नहीं रहा था, लेकिन उसे जहन से उतारा भी नहीं। मेरा इरादा था कि इन लोगों का राजीनामा करा दूंगा, लेकिन चौधरी को मैंने ऐसा सबक सिखाने का फैसला कर लिया था कि वो मरते दम तक याद रखे। मेरे लिए और बेशुमार काम थे। दूसरे केस ज़ेरे तफ्तीश थे। अगले रोज़ मुझे सेशन कोर्ट में कत्ल के एक मुकदमे में पेश होना था। 25-26 मील दूर जाना था। इसे अगले रोज़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में जाना था। चौधरी शम्स को सारी रात थाने में रखा। उसके दोनों आदमी एएसआई के पास रहे। सुबह तक दोनों की तबीयत खासी बेहतर हो गई थी। एएसआई ने रात को इन्हें सोने नहीं दिया था और 3rd डिग्री का पहला मरहला, जो ज़रा नर्म होता है, जारी रखा था। मैं सुबह रवाना होने लगा तो चौधरी और उसके आदमियों को अलग अलग बुलाकर कहा कि मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो शहर से बाहर नहीं जा सकते। इन्हें छोड़ने से पहले एएसआई ने मुझे बताया था कि ये बेगुनाह मालूम होते हैं। चौधरी के साथ भी एएसआई ने बातें की थीं। चौधरी उसके आगे रोता रहा था। लेकिन मलिक साहब, एएसआई ने मुझे कहा था, इस चौधरी शम्स को आप इतना कच्चा न समझें। थाने के 3 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नूर इलाही इसे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। इसके मुतालिक मशहूर है कि इसके जिस्म में एक हड्डी फालतू है और ये हड्डी शैतान की है। इसने अपनी बिरादरी को 2 धड़ों में काट रखा है और इन्हें एक दूसरे से लड़ाता रहता है। इसके मुंह से खैर का कलमा कभी नहीं निकला। आदमी पैसे वाला है। पैसे के जोर पर और पुलिस की दोस्ती के धोखे में हर किसी पर रोब जमाता रहता है। मैं उस रोज थाने से गायब रहा। काजी अब्दुल मन्नान और उसके बेटे को मैंने पहले ही छोड़ दिया था। मैं शाम के बाद वापस आया। अगली सुबह मैं पुलिस हेडक्वार्टर चला गया। वहां से 3-3:30 बजे छुट्टी हुई। वापस आते आते शाम हो गई। अगली सुबह अभी सूरज नहीं निकला था कि थाने से एक कांस्टेबल मेरे घर आया। उसने मुझे बताया कि अख्तर की माँ आई है। कहती है कि अख्तर कल दोपहर के जरा बाद घर से निकला था और फिर वापस ही नहीं आया। पूरी रात गुजर गई है। वो थाने में बैठी हुई रो रही है। 2 आदमी उसके साथ हैं। मैं बड़ी जल्दी तैयार होकर थाने गया। मेरे जहन में सबसे पहले चौधरी शम्स आया। अख्तर की माँ की हालत बहुत बुरी थी।
रो रो कर उसकी आवाज़ बैठ गई थी। मुझसे अपना बच्चा इस तरह मांग रही थी जैसे उसे मैंने थाने में बंद कर रखा था। उसके साथ जो 2 आदमी आए थे, इनमें एक काजी अब्दुल मन्नान था। वो अख्तर की माँ जैसा ही परेशान नजर आ रहा था। अख्तर की माँ ने बताया कि अख्तर गुज़िश्ता रोज़ दोपहर का खाना खाकर घर से निकला। वो अक्सर दिन को ज़्यादा देर के लिए गैर हाजिर रहता था, इसलिए माँ परेशान न होती थी। शाम के बाद अख्तर को घर आ जाना चाहिए था। वो ना आया तो माँ ने उसके दोस्तों के घरों में जाकर पूछा। किसी ने कहा कि वो दिन को फला वक्त मुझे मिला था, किसी ने और वक्त बताया। उसके 2 दोस्तों ने बताया कि अख्तर सिनेमा देखने की कह रहा था। उस वक्त तक इस कस्बे में सिनेमा नहीं आया था। 25-26 मील दूर शहर में 4 सिनेमा हॉल थे और वो शहर छावनी भी था। कस्बे के लड़के वहाँ सिनेमा देखने चले जाया करते थे। माँ ने बताया कि अख्तर चंद मर्तबा सिनेमा देखने शहर गया है, लेकिन वो बताकर जाता था। उसके दोस्तों ने उसकी माँ को परेशान कर दिया तो 2-3 दोस्त उसके साथ हो गए। ये सब नॉर्मल लड़के थे। वो अख्तर की माँ को तसल्लियाँ देते रहे और रात आधी गुजर गई। लड़के अपने अपने घरों को चले गए। माँ परेशान होने के लिए अकेली रह गई। सुबह की अजान के वक्त उसने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए। लोग बहुत सवेरे जागा करते थे। काजी अब्दुल मन्नान तक खबर पहुंच गई और वो भी आ गया। उसने और पड़ोसियों ने कहा कि थाने चलो। मैंने पहला काम ये किया कि चौधरी शम्स और उसके उन्हीं 2 बदमाश आदमियों को थाने लाने के लिए कांस्टेबल को भेजा और उसके बाद अख्तर की गुमशुदगी की बाकायदा रिपोर्ट लिखी। मुझे संगीन गड़बड़ नजर आ रही थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि लड़का कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था। मैंने इस इम्कान को रद्द कर दिया कि ये वारदात उसके रिश्ते से ताल्लुक़ रखती है। अख्तर की माँ ने अभी तक किसी से रिश्ता मांगा नहीं था और उसने किसी लड़की के माँ बाप को ऐसा बुरा जवाब भी नहीं दिया था कि उसका कोई दुश्मन बन जाता। अख्तर पर जो हमला हुआ था वो अब मुझे एक संगीन वारदात की कड़ी नजर आने लगा। मैंने फौरी तौर पर जो कार्रवाई की और उस रोज़ जो तफ्तीश की, उसकी तफसीर तो बहुत लंबी है। मुख्तसर तौर पर आपको बता देता हूँ, मैंने हर उस शख्स को थाने बुला लिया जिस पर मुझे ज़रा सा भी शक था। मैंने ये भी देखा कि काजी अब्दुल मन्नान अख्तर की माँ का हमदर्द बनकर आया है। मैंने उस पर जाहिर तो ना होने दिया, लेकिन उसे बहाने बहाने से थाने में रोके रखा। उसके दोनों बेटों को भी थाने बुला लिया। चौधरी शम्स और उसके बदमाश दोस्त भी आ गए थे। अख्तर की माँ को मैंने तसल्ली दिलासा देकर घर भेज दिया। मेरे लिए ये केस खासा मुश्किल था। मैं लड़के को कत्ल होने से पहले ढूंढ लेने की कोशिश में था और मुझे ये डर भी था कि वो कत्ल हो न चुका हो। मैंने काजी के छोटे बेटे को देखा। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे अलग करके पूछा कि सर पर जख्म आया कहाँ से है। कहने लगा कि सीढ़ियों से गिरा था। मैंने पूछा, सर के अलावा कहाँ चोटें आई हैं? उसने कहा, कहीं भी नहीं। उसके एक बाजू की कलाई पर नजर पड़ी। वहां मोटा सा उभार था जिसका रंग नीला था और ये बड़ी सख्त चोट थी। मैंने बाहर निकलकर काजी के बड़े बेटे से हमदर्दी के अंदाज से कहा कि लड़के को बड़ी सख्त चोटें आई हैं, मैं इसे अभी घर भेज दूंगा। इसी लहजे में पूछा कि कहीं गिर पड़ा था। शैतान लड़के हैं जी, बड़े भाई ने कहा, दरख्त से गिर पड़ा था। मेरे पूछने पर उसने वक्त और दिन बताया। मैंने अंदर जाकर लड़के से पूछा तो उसने दिन तो ठीक बताया, लेकिन वक्त 4 घंटे बाद का बताया। मुझे कोई शक तो नहीं हुआ था, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान जो इख्तिलाफ देखा तो मेरे जहन में एक शक पैदा होने लगा। मेरी हालत ये थी कि मैं थाने से नहीं जाने दूंगा। ना जाने दें। वो यकलक बेदार हो गया और बड़ी जानदार आवाज में बोला, मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये खानदान आजकल की पंजाबी फिल्मों के हीरो जैसा था। वो जो कहते हैं ना कि मैं मौत की आंखों में आंखें डालूं तो मौत के चेहरे पर पसीना आ जाता है। काजी के ये दोनों बेटे और इनके चाचाजाद किसी ऐसे ही हीरो की नस्ल से थे। अगर ये लड़का फौरन बता देता कि वो वाकई सीढ़ियों से या दरख्त से गिरा है तो मैं इस पर शक न करता। उसके झूठ ने और उसकी खामोशी ने और उसके सारे अंदाज ने मुझे बहुत बड़े शक में डाल दिया। अख्तर से लड़ाई हुई है? मैंने पूछा। मेरी किसी के साथ भी लड़ाई नहीं हुई, उसने रोबदार आवाज में जवाब दिया। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे कहा कि इस लड़के को उस कमरे में ले जाकर बैठा दे। हेड कांस्टेबल को मालूम था कि वो कौन सा कमरा है। मैं फौरी तौर पर लड़के पर जरा सा भी तशद्दुद नहीं करना चाहता था। हेड कांस्टेबल ने लड़के को उठाया। देख काका, मैंने काजी के बेटे से कहा, कमीज पहन ले और इसके साथ चला जा। ये तुम्हें अकेला बिठा देगा,
वहाँ आराम से बैठकर सोचना कि सच बोलना है या झूठ। उसे भेजकर मैंने उसके बड़े भाई को बुलाया। अच्छी तरह सोचकर बताओ, मैंने पूछा। तुम्हारा भाई सीढ़ियों से गिरा था या दरख्त से? वो क्या कहता है? उसने मुझसे पूछा। मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने कहा। मुझे उसने बताया था कि दरख्त से गिरा है। उसने जवाब दिया। आपको शायद उसने ये बताया कि सीढ़ियों से गिरा है। वो ना सीढ़ियों से गिरा है, न दरख्त से, मैंने कहा। अगर तुम लोग मुझसे इज्जत कराना चाहते हो और यहाँ से इज्जत से रुखसत होना चाहते हो तो सही बात बता दो। सही बात यह है कि वो कहीं से भी नहीं गिरा। उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई है और वो लाठियाँ या डंडे खाकर आया है। बाहर जाकर अच्छी तरह सोच लो, अपने वालिद साहब के साथ भी बात कर लो। जब तक मुझे सही जवाब नहीं मिलेगा मैं किसी को थाने से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैंने बेशुमार आदमियों को शुबे में बुला रखा था। इन सब से बारी बारी सवाल जवाब करता रहा। सूरज गुरूब हो गया। मैंने चौधरी शम्स को अपने दफ्तर में बिठा लिया और उसे कहा कि वो लड़का बरामद कर दे तो मैं उसके खिलाफ केस नहीं बनाऊंगा। वो गज गज उछलता और कस्में खाता था। मैं उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। मैं तो किसी की भी नहीं सुन रहा था। काजी अब्दुल मन्नान मेरे पास आया। मलिक साहब, उसने कहा, क्या अब हम जा सकते हैं? आपने मेरे दोनों बेटों को यहाँ बुला लिया है। अगर आपको हमारी ज़रूरत ना हो तो। आप और आपके बेटे ही थाने में नहीं आए बैठे, मैंने कहा। आप देख नहीं रहे मैंने कितने लोगों को बुला रखा है? थोड़ी देर और रुक जाएं। मेरे बेटों को तो जाने दें, उसने कहा। वो बेचारा जख्मी है, उसे बहुत चोटें आई हैं। चोटें कैसे आ गई उसे काजी साहब? मैंने बेतकल्लुफी के लहजे में पूछा। कहीं भागते दौड़ते गिर पड़ा था, उसने कहा। काजी साहब, मैंने कहा, आप और आपके बेटे आपस में बात करके तय कर लेते कि लड़का कहाँ से गिरा था तो इस वक्त आप और अपने आपके दोनों बेटे अपने घर बैठे हुए होते। अब आपको न जाने कब तक मेरे घर में बैठना पड़ेगा। आप बाहर तशरीफ रखें। मैंने एएसआई से कहा कि वो पूछताछ जारी रखे। उसे कुछ हिदायत दी और मैं खाने और ज़रा सस्ताने के लिए घर चला गया। मैंने सारी रात काम करने का फैसला कर लिया था। ना खुद सोना था और ना ही किसी को सोने देना था। मैं घर जाकर नहाया, खाना खाया और लेट गया। मैं इतना थका हुआ था कि लेटते ही आंख लग गई। आंख खुली तो पता चला कि मैं 3 घंटे सोया रहा हूँ। मैं इन्हीं प्राइवेट कपड़ों में थाने चला गया। रात के 11 बज चुके थे। बड़े शहरों में रात के 11 बजे शाम होती है और कस्बों में लोग 11 बजे तक सो भी चुके होते हैं। फिर भी बाजारों में कुछ कुछ चहल पहल रहती है। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त कस्बों में सूरज गुरूब होने के 2 घंटे बाद तक गलियाँ और बाजार सुनसान हो जाया करते थे। कस्बों में सिनेमा और होटल नहीं होते थे। आजकल की निस्बत आबादी भी बहुत थोड़ी थी। उस रात मेरी कहानी वाला कस्बा हस्बे मामूल सो गया था, लेकिन मेरे थाने में रौनक थी। एएसआई किसी मुश्तबा से पूछगछ कर रहा था। मैं इधर उधर टहलता रहा। काजी अब्दुल मन्नान मेरे पास आया और कहने लगा कि उसे थोड़ी सी देर के लिए घर जाने की इजाज़त दी जाए। मैंने उसे एहतराम से कहा कि वो अभी घर नहीं जा सकता। वो हटा तो उसका बड़ा बेटा मेरे सामने आ गया। उसने भी कहा कि वो थोड़ी सी देर के लिए घर जाना चाहता है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। बाप बेटे को घर जाने की क्या जल्दी है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुम्हारे घर पैगाम भिजवा देता हूँ कि तुम, तुम्हारा भाई और तुम्हारे वाले साहब बिल्कुल खैरियत से हैं, फिक्र न करें। आप क्यों तकलीफ करेंगे? उसने कहा। मैं दौड़ कर जाता हूँ और दौड़ता हुआ आ जाऊँगा। मैंने उसे और उसके बाप काजी अब्दुल मन्नान को आपस में मिलने से रोका हुआ था। वो हटा तो फिर काजी मेरे पास आ गया और उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मेरे दोनों बेटों को यहीं रख लें, मुझे तो जाने दें। काजी अब्दुल मन्नान ने इल्तिजा की। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जल्दी आ जाऊँगा। मैं 2 कांस्टेबल आपके साथ भेजूंगा, मैंने कहा। या आपके घर के अंदर भी आपके साथ रहेंगे? घर में या किसी और के साथ आप इन कांस्टेबलों के सामने ही बात करेंगे। वो चुप हो गया और सर झुकाकर परे चला गया। मैं अपने दफ्तर की तरफ जा रहा था तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मलिक साहब। मैंने देखा। वो उन आदमियों में से एक था जो अख्तर की माँ के साथ अख्तर पर हमले की रिपोर्ट देने आए थे। उसने कहा, अख्तर घर आ गया है, बुरी हालत में है, वरना मैं उसे साथ ले आता। कहाँ से आ गया है? मैंने पूछा। कहता है कि खुदा ने मरने से बचा लिया है, उस आदमी ने कहा। अगर आप पसंद फरमाएं तो घर चलकर उसका बयान ले लें। मैं पूछता हूँ कि आया कहाँ से है? कहता है कि काजी अब्दुल मन्नान और उसके बेटों ने उसे अगवा कराया था। उसने कहा
और अपने बाग की एक कोठरी में कैद कर रखा है। निकला कैसे वहां से? फरार हुआ है, उसने जवाब दिया। अगर ये लोग कहें कि इन्होंने उसे अगवा नहीं किया, तो करामत का जिस्म देखें, उस पर और उसके सर पर अख्तर के डंडों के निशान होंगे। अख्तर कहता है कि मेरे सामने लाकर इससे पूछें कि ये निशान कैसे हैं। मैंने फौरन मान लिया कि लड़का ठीक कह रहा है। एक सबूत तो ये था कि करामत की चोटों के मुतालिक मुझे 3 झूठ सुनाए गए थे। करामत ने कहा कि वो सीढ़ियों से गिरा था, उसके भाई ने कहा दरख्त से गिरा था, और उसके बाप ने कहा कि भागते दौड़ते गिरा था। दूसरा सबूत ये कि काजी और उसका बड़ा बेटा हाथ जोड़ जोड़ कर मुझे कहते थे कि इन्हें थोड़ी सी देर के लिए घर जाने दिया जाए। वो जाकर अख्तर को गायब या रिहा करना चाहते थे। मैंने काजी अब्दुल मन्नान और उसके दोनों बेटों को अलग करके हिरासत में ले लिया और बाकी तमाम आदमियों को मैंने जाने की इजाज़त दे दी। फिर मैंने अख्तर का बयान लेने के लिए उसके घर चला गया। वो पलंग पर पड़ा था, चेहरे से वो पुराना मरीज लगता था। उसकी माँ रोती और खुदा का शुक्र अदा करती थी। मुझे देखकर अख्तर मुस्कुराया और कहने लगा कि बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। मुझे तवक्को थी कि अख्तर का बयान लंबा नहीं होगा, लेकिन उसने पूरी कहानी सुना डाली। मैंने उस पर जिरहाबी की और कुछ शुकूक रफ़े किए थे। मैं आपको इस वारदात का पस मंज़र और सारा वाक़या अपनी ज़बानी सुना देता हूँ। अख्तर ने उस वक्त मुझे ये बात नहीं सुनाई थी जब वो हमले की रिपोर्ट लेकर माँ के साथ आया था। अब उसे ये इंकिशाफ भी करना पड़ा। दरमियाना तबके की एक घर की लड़की से अख्तर की मोहब्बत थी। इस लड़की को अस्मत कह लें। असल नाम याद नहीं रहा। अस्मत तो जैसे अख्तर को देख देख कर जिंदा थी। अख्तर अमीर घराने का बेटा था, इसलिए इनकी शादी मुश्किल से ही हो सकती थी। फिर भी अख्तर ने अस्मत को यकीन दिला रखा था कि वो उसी के साथ शादी करेगा। अख्तर ने अभी अपनी माँ को अपनी ये पसंद नहीं बताई थी। उसने मुझे बताया कि वो अपनी माँ के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहता था। अस्मत मेरी माँ की बहुत खिदमत करती है, उसने कहा। उसकी माँ मुझे बहुत चाहती है। उसका अपना कोई बेटा नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरी अम्मी मान जाएंगी। अस्मत बहुत खूबसूरत लड़की है। अख्तर और अस्मत एक दूसरे के घरों में बेतकल्लुफ़ी से आते जाते थे। 3-4 महीनों से करामत, काजी अब्दुल मन्नान के छोटे बेटे ने भी अस्मत के घर जाना शुरू कर दिया था। उनकी करीबी रिश्तेदारी थी। अस्मत ने अख्तर को बताया कि करामत उसके साथ बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता है। करामत की ये कोशिश बढ़ती गई और नौबत यहाँ तक पहुँची कि अस्मत ने करामत को साफ कह दिया कि वो उसके साथ एक रिश्तेदार से बढ़कर कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। करामत ने उसे कहा कि अख्तर के साथ तो तुमने बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखा हुआ है। अस्मत ने उसे ये भी बता दिया कि अख्तर के मुकाबले में वो किसी को कुछ नहीं समझती। करामत फिर भी उसके पीछे ही पड़ा रहा। 2-3 रोज़ बाद अस्मत के घर चला जाता या कोई और मौका पैदा करके अस्मत से मिलता और उसे अख्तर के खिलाफ करने की कोशिश करता। अस्मत ने एक रोज़ जलकर उसे कहा कि अख्तर के सामने तुम भंगी लगते हो। फिर मुझे तंग किया तो मैं तुम्हारे अब्बा को बता दूंगी। करामत के मुतालिक मैं पहले बता चुका हूँ कि आजकल की पंजाबी फिल्मों के हीरो जैसा था। ये लोग अपने आप को नवाब समझते थे। करामत अस्मत की ये चोट कैसे बर्दाश्त कर लेता। उसने अस्मत से कहा कि अख्तर को ढूंढती रहना, अब तुम्हें उसकी लाश ही मिलेगी। उसने ये भी कहा कि अख्तर ने हमारे ख़ानदान की बेइज्जती भी की है। उसी दिन या दूसरे दिन अख्तर और करामत की लड़ाई हो गई। वो मैं आपको सुना चुका हूँ। अख्तर ने करामत को बहुत मारा। फिर अख्तर पर हमला हुआ। अस्मत को पता चला तो अख्तर के घर गई। वो बहुत परेशान थी। अख्तर की माँ बर्ची खाने में गई तो अस्मत ने उसे बताया कि करामत ने उसे क्या धमकी दी थी। अस्मत ने कहा कि तुम पर यह वार करामत ने ही किया है। दूसरे दिन इसकी तस्दीक हो गई। करामत खोखला नौजवान था। उसने अस्मत से कहा कि अख्तर खुशकिस्मत है कि बच गया है। अगर उसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उसकी दोस्ती तर्क कर दो। अस्मत पर्देदार और नौजवान लड़की थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने माँ बाप को बताती कि अख्तर पर वार करामत ने किया है। करामत ने अस्मत से ये भी कहा था कि किसी को बताओगी तो मैं तुम्हें सारे शहर में बदनाम कर दूंगा। अस्मत ने अख्तर को बताया कि करामत क्या कह गया है। अब अख्तर को यकीन हो गया कि उस पर हमला करामत ने ही किया है। तुमने दोबारा थाने आकर मुझे क्यों न बताया? मैंने अख्तर से पूछा। मैं मर तो नहीं गया था, अख्तर ने कहा। मैं अपने हाथों इंतकाम लेना चाहता था और उस पर बिल्कुल इसी तरह वार करना चाहता था जिस तरह उसने मुझ पर किया था। अख्तर ने अस्मत से कहा कि वो आज ही मौका पैदा करके
کرامت سے ملے اور اسے کہے کہ وہ اس سے ڈر گئی ہے اور اختر کی دوستی چھوڑ رہی ہے۔ پھر اسے کہے کہ وہ ساتھ والے کھیتوں میں رات کو آ جائے۔ عصمت اس کے ساتھ مزید بات کرے گی، لیکن عصمت جائے نہیں وہاں۔ عصمت پر جذبات اور غصے کا غلبہ تھا، وہ بھی انتقام لینے کو بےتاب تھی۔ کرامت نے خود عصمت کو ملاقات کا موقع دے دیا۔ وہ عصمت کے گھر چلا گیا۔ عصمت نے اس کے کان میں کہا کہ آج رات فلاں جگہ آ جانا۔ اس نے کرامت سے وہی بات کہی جو اختر نے اسے بتائی تھی۔ کرامت کی باتیں کھل گئیں۔ وہ بہت ہی خوش تھا کہ اس کی دھمکیاں اور اس کا وار کام کر گیا ہے۔ اس نے عصمت سے کہا کہ وہ آ جائے گا۔ عصمت نے اسی روز اختر کو بتا دیا کہ رات کرامت کھیتوں میں آ رہا ہے۔ اختر کھیتوں میں آ گیا۔ گندم کی فصل کمر تک اونچی تھی، چاندنی ذرا مدھم تھی۔ اختر ایک منڈیر پر بیٹھ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر ذرا اوپر کر کے دیکھا، اسی کھیت کی دوسری منڈیر پر کوئی چلتے چلتے رک گیا تھا۔ اختر نے پہچان لیا، وہ پنجابی فلموں کا ہیرو کرامت تھا، جو اب ویلن بن چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسے عصمت کے آنے کی امید تھی۔ میں اسے پیچھے سے نہیں مارنا چاہتا تھا، اختر نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے للکار کر وار کرنا تھا۔ میں اٹھا اور اس کی طرف چل پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ دوسری طرف چل پڑا۔ میں اس کے قریب پہنچا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں نے کہا، منہ میری طرف کر کرامتے، میں بدلہ لینے آیا ہوں۔ اس نے میری طرف مڑ کر کہا، جا اوئے، دفع ہو جا یہاں سے، گردن توڑ دوں گا۔ میں نے پوری طاقت سے ڈنڈا گھما کر اس کے سر پر مارا۔ وہ سر سے ننگا تھا، اس کے منہ سے گالی نکلی اور وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکا۔ میں نے ایک اور ڈنڈا مارا جو اس کے بازو پر لگا، 2 ڈنڈے اس کی پیٹھ پر مارے۔ وہ بیٹھ چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگا نہیں، آہستہ آہستہ چل پڑا، ڈنڈا گھما کر پھینکا اور وہ بڑی دور فصل میں جا گرا۔ اختر کو معلوم نہیں تھا کہ کرامت بے ہوش ہوا تھا یا نہیں۔ اختر کو چونکہ سر کے پچھلے حصے پر ڈنڈا لگا تھا، اس لیے اس کا بے ہوش ہونا لازمی تھا۔ کرامت کو پیشانی سے ذرا اوپر سر پر ڈنڈا لگا تھا، اس کی جلد پھٹ گئی تھی۔ چوٹ اگلے حصے پر پڑنے سے اسے چکر آیا ہوگا، وہ بے ہوش نہیں ہوا ہوگا۔ اب اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ایک کلائی پر بھی شدید ضرب کا نیلا ابھار دیکھا تھا۔ دوسرے دن اختر عصمت کے ہاں گیا اور اسے بتایا کہ اس نے رات کو کیا کیا ہے۔ عصمت بہت پریشان ہوئی۔ اس نے اختر سے کہا کہ وہ کرامت سے محتاط رہے۔ اختر کو کرامت کا کوئی ڈر نہیں تھا، وہ اب صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کرامت کس حال میں ہے اور کیا اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا ہے یا نہیں کہ اسے اختر نے مارا ہے، اور کیا قاضی تھانے جائے گا یا نہیں۔ کیا تمہیں پولیس کا ڈر نہیں تھا؟ میں نے اختر سے پوچھا۔ وہ رپورٹ کرتے تو میں تمہیں تھانے بلاتا۔ میں بالکل سچ بولتا، اس نے کہا۔ میں کہتا، اس نے مجھے مارا ہے، میں نے اسے مارا ہے، مجھے گرفتار کرتے ہو تو اسے بھی گرفتار کرو۔ میری ہنسی نکل گئی۔ یہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کی شکل و صورت میں تو کشش تھی ہی، میں اس کی جرأت، صداقت اور کردار سے بہت متاثر ہوا تھا۔ کرامت کی طرف سے اس کی کوئی رپورٹ تھانے میں نہ آئی۔ اسی روز کا واقعہ ہے۔ اختر دوپہر کا کھانا کھا کر باہر نکلا، اسے 2 دوست مل گئے، کچھ دیر ان کے ساتھ رہا اور پھر بازار کی طرف چل پڑا۔ اسے کسی نے آواز دی، اس نے رک کر پیچھے دیکھا۔ کرامت کے بڑے بھائی نے اسے آواز دی تھی۔ اختر کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور وہ اس شخص کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ اس شخص کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، اس کی جیب میں چاقو ہوگا۔ اختر خالی ہاتھ تھا، اس نے دل مضبوط رکھا۔ یار اختر، کرامت کے بھائی نے قریب آ کر اختر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بے تکلف دوستوں کی طرح کہا، یہ تو کوئی اور ہی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، جس طرح تم پر کسی نے پیچھے سے ڈنڈے برسائے تھے، گزشتہ رات کرامت کو کسی نے ڈنڈے مارے ہیں۔ کہاں تھا وہ؟ اختر نے پوچھا۔ کسی گلی میں جا رہا تھا، کرامت کے بھائی نے کہا۔ خود ہی چل کر گھر آ گیا، اس کا سر پھٹ گیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، یہ کوئی تم دونوں کا دشمن ہے یا کوئی اور شرارت ہے یا کوئی جن بھوت ہے۔ تھانے رپورٹ کرنی تھی نا بھائی جان، اختر نے کہا۔ تھانے والے کیا کریں گے؟ بھائی نے کہا۔ تم نے رپورٹ کی ہے، دیکھ لینا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اختر کو یہ اطمینان ہوا کہ کرامت نے اپنے گھر نہیں بتایا کہ اسے کس نے مارا ہے، شاید اس لیے نہیں بتایا کہ وہ خود انتقام لے گا۔ کرامت کا بھائی باتیں کرتے کرتے اختر کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ کرامت کی چوٹیں زیادہ سخت ہیں؟ اختر نے پوچھا۔ چوٹیں جیسی کیسی بھی ہیں ٹھیک ہو جائیں گی، کرامت کے بھائی نے کہا۔ کرامت ڈرا ہوا بہت ہے، اس کے دل پر دہشت بیٹھ گئی ہے، تم تو ذرا سا بھی نہیں ڈرے تھے۔ میرے ساتھ چلو یار، اس کے پاس بیٹھو اور اس کا خوف دور کرو۔ اختر نے ذرا پسو پیش کی،
इन लोगों के साथ उसके मरासिम जरा बिगड़ गए थे, लेकिन करामत का भाई इसरार कर रहा था कि वो जरूर चले। अख्तर को कोई और शक न हुआ, उसका वहां जाने को दिल नहीं चाह रहा था। भाई ने कहा कि करामत उसके घर में है। करामत का भाई अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ अलग रहता था। ये खासी बड़ी हवेली थी जो उसके माँ बाप की हवेली के साथ ही थी। उसने ऐसा इसरार किया कि अख्तर न चाहते हुए भी उसके साथ चला गया। डेवड़ी के दाएं तरफ एक कमरा था। करामत के भाई ने उसे इस कमरे में एक कुर्सी पर बिठाया और ये कहकर अंदर चला गया कि करामत को यहीं ले आता है। चंद मिनट गुजरे होंगे कि पीछे से एक मोटा कपड़ा अख्तर के सर पर पड़ा और शायद 2 आदमी ने उसे कुर्सी पर ही दबा लिया। उसे आवाजें सुनाई दी, पाँव बांध दे, कपड़ा मुंह में दे दे इसके। इसके साथ उसे गालियां भी दी जा रही थीं। अख्तर ने 2 आवाजें पहचान ली, एक करामत की और दूसरी उसके बड़े भाई की थी। तीसरी आवाज को वो ना पहचान सका, शायद इनके एक चचाजाद भाई की थी। अब इसकी माँ इसे ढूंढती रहेगी। अख्तर के हाथ पांव रस्सियों में बंध गए, आंखों पर और मुंह पर भी कपड़ा बंध गया। फिर इसे उठाकर पलंग के नीचे फेंक दिया गया। उसने दरवाजे बंद होने की आवाजें सुनी। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अख्तर को क्या क्या ख्याल आए होंगे। इतना तो वो समझ गया था कि करामत ने घर जाकर बताया कि उसे अख्तर ने मारा है, तो दोनों भाइयों ने इंतकाम का ये तरीका इख्तियार किया कि अख्तर को धोखे के जाल में लाया गया। इसे अपने अंजाम का इल्म नहीं था। रात को अख्तर को पलंग से घसीटकर बाहर निकाला गया और इसे 2 आदमियों ने उठा लिया और बाहर ले गए। रास्ते में इनमें से किसी ने कोई बात न की। वो एक जगह रुके। अख्तर को दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसे अंदर ले जाकर फर्श पर बिठा दिया गया। इसे लाने वाले चले गए। दरवाजा बंद हुआ और खामोशी हो गई। उसे वक्त का जरा सा भी एहसास नहीं था। कई घंटों बाद दरवाजा खुला। अख्तर पहलू के बल लेटा हुआ था। वो बहुत तकलीफ में था। उसके हाथ पीठ के पीछे और पांव बंधे हुए थे। मुंह पर कपड़ा कसकर बंधा हुआ था और एक कपड़ा आंखों पर भी बंधा हुआ था। उसके अंदाजे के मुताबिक 17-18 घंटे गुजर गए थे। उसे पानी तक नहीं पिलाया गया था। दरवाजा खुला, कोई अंदर आया। उसने अख्तर की कमर में बड़ी जोर से ठुड्डा मारा। अख्तर पहलू के बल पड़ा था। इस आदमी ने, जो मालूम नहीं कौन था, अख्तर की पीठ पर दोनों कंधों के दरमियान 2-3 ठुड्डे मारे। उसके सर के बाल मुट्ठी में लेकर इतनी जोर जोर से झटके दे देकर खींचे गए कि बाल उखड़ गए। इस तरह उसे अजियतें दी गईं। फिर वो एक आदमी था या 2 थे, चले गए। अख्तर का जिस्म दुख रहा था और उस पर गशी तारी होने लगी थी, लेकिन वो अपने आप को बेदार रखने की कोशिश कर रहा था। ये गुजरा हुआ दिन था जब मैंने काजी अब्दुल मन्नान और इसके दोनों बेटों को, चौधरी शम्स और उसके खास आदमियों को और 3-4 और आदमियों को थाने बिठा रखा था और मैं तफ्तीश में मसरूफ था। रात आ गई। अख्तर को मालूम न था कि दिन है या रात। गशी की लहर सी आती और 1-8 मिनट बाद गुजर जाती थी। वो मरने के लिए जहनी तौर पर तैयार हो चुका था। उसे माँ का ख्याल बहुत परेशान कर रहा था। वो सोचता था कि माँ को इत्तला मिलेगी कि उसका बेटा कत्ल हो गया है तो वो तो सदमे से मर जाएगी या पागल हो जाएगी। दरवाजा खुलने की आवाज आई। अख्तर का ख्याल था कि बाहर ताला लगा हुआ था। दरवाजा खुला और बंद हो गया। अख्तर ने ऐसी आवाज सुनी जैसे माचिस जली हो। अख्तर, उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी जो सरगोशी से जरा ऊंची थी। मैं मकसूदा हूँ, करामत की बहन। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आई हूँ। मकसूदा काजी अब्दुल मन्नान की वही बेटी थी जो वो अख्तर को देना चाहता था। मकसूदा ने अंधेरे में अख्तर के जिस्म पर हाथ फेरा। हाथ अख्तर के मुंह पर गया तो उसने अख्तर के मुंह से कपड़ा निकाला। अख्तर बोलने के काबिल हो गया। उसने मकसूदा को बताया कि पीठ पीछे से उसके हाथ खोले। मकसूदा शायद बार बार माचिस जलाने से डरती थी। उसने टटोल टटोल कर रस्सी की गांठ तलाश की और रस्सी खोल दी। हाथ खुल गए तो अख्तर ने अपनी आंखों से कपड़ा उतारा, फिर अपने पाँव खोले और उठकर खड़ा हो गया। ये कौन सी जगह है मकसूदा? अख्तर ने पूछा। यह हमारे बाग के बाहर एक कोठरी है, मकसूदा ने कहा। न तुम यहाँ रुको न मैं रुक सकती हूँ। मैं कोठरी के बाहर ताला लगा जाऊंगी। एक बात सुनो अख्तर, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम अल्लाह पाक की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान पाक की कसम खाकर वादा करो कि किसी को यह नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला था। बता दोगे तो बाप और भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उन्होंने तुम्हें यहाँ बंद किया हुआ है। मैंने रात को बड़े भाई, चचाजाद भाई और करामत की बातें सुन ली थी जो वो आपस में कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि उन्होंने तुम्हें कहीं से पकड़कर यहाँ बंद कर दिया है।
इन्हें पता न चला कि मैंने इनकी बातें सुन ली हैं। आज पुलिस मेरे दोनों भाइयों को थाने ले गई है। अब्बाजान पहले ही गए हुए थे। इन्हें तुम्हारे गुम होने के सिलसिले में थाने बुलाया गया था। वो अभी तक वापस नहीं आए। हमारी परेशानी को तुम समझते हो। मैंने अम्मी को और भाभी को नहीं बताया कि उन्होंने तुम्हें यहाँ बंद किया हुआ है। मैंने करामत की अलमारी देखी तो इस कोठरी के ताले की चाबी मिल गई। अम्मी सो गईं तो मैं उठी और दबे पांव बाहर निकल आई। मुझे यकीन नहीं था कि ये चाबी इसी ताले की है। ये इसी की निकली और ताला खुल गया। तुम मेरी इज्जत का ख्याल करोगे अख्तर? मर्द कस्में नहीं खाया करते। अख्तर ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखूंगा, लेकिन मकसूदा, अगर तुम ये उम्मीद लेके आई हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा तो ये नहीं हो सकेगा। तुम्हारे भाइयों ने मेरे साथ जो सलूक किया है यह हमेशा की दुश्मनी वाला सलूक है। तुम गलतफहमी में पड़ गए हो। मकसूदा ने अख्तर से कहा, मैंने अपने भाइयों को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ से निकाला है। अगर तुम्हें पुलिस यहाँ से निकालती तो मेरे भाइयों को हथकड़ियाँ लगती और न जाने कितने साल की कैद मिलती। वो कोठरी को ताला लगाकर चली गई और अख्तर अपने घर आ गया। उससे चला नहीं जाता था। उसे कमर और पीठ पर जो ठुड्डे मारे गए थे और उसे जो अजियतें दी गई थीं, इनसे वो अधमोया हो गया था। मैंने अख्तर को, उसकी माँ को और जो आदमी मुझे बुलाने गया था उसे कहा कि वो किसी को पता न चलने दें कि अख्तर आ गया है। आधी रात का वक्त है। अभी अख्तर की वापसी का किसी को पता नहीं चला। जब तक मैं न कहूँ अख्तर को किसी के सामने न करें। मैंने इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की तरकीब कर रहा हूँ। मैं थाने चला गया। मुझे कोई तरकीब ही करनी थी, कोई उस्तादी दिखानी थी, वरना मैं इन्हें सज़ा नहीं दिला सकता था। मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि अख्तर अपने घर में था। वो काजी के बेटों की कैसे बरामद नहीं हुआ था। मैं किस बुनियाद पर मुकदमा बनाता। सिर्फ एक गवाह काजी की बेटी थी। वो मर जाती पर यह न कहती कि उसने अख्तर को आज़ाद किया था। अब ये केस ऐसा नहीं था कि मैं इनका राजीनामा करा देता। मैंने पुलिस वाला दिमाग इस्तेमाल किया। ये तो यकीन हो गया था कि काजी के बेटे इस संगीन जुर्म के मुजरिम हैं। इसलिए मेरी कोई उल्टी सीधी कार्रवाई किसी बेगुनाह पर ज्यादती नहीं थी। मैंने थाने पहुंचते पहुंचते तरकीब सोच ली थी। मैंने काजी को बुलाया और उसे कहा कि वो अख्तर को बरामद कराए। अख्तर को मैं बरामद कराऊं? उसने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। काजी साहब, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा, अगर आप जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं तो बयान दे दें कि अख्तर आपके कब्जे में है। रात का वक्त है, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने फिर भी टाल मटोल की। मैंने इसे बाहर भेजकर उसके बड़े बेटे को अंदर बुलाया और उसे कहा कि वो अख्तर को बरामद करा दे। उसने भी हैरत का इजहार किया। अपने बाप की इज्जत का तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं? मैंने कहा, मैं तुम्हारी बीवी, तुम्हारी कंवारी बहन और तुम्हारी माँ को भी थाने बुलाऊंगा। वो कुर्सी तुम अपने सर पर उठाकर थाने लाओगे जिस पर तुमने अख्तर को धोखे में ले जाकर अपने घर बिठाया था। बोलो, लड़का तुम खुद दोगे या उस कोठरी में से मैं खुद जाकर बरामद करूं? अपने उस चचाजाद का नाम बताओ जो तुम्हारे साथ था। उसकी तो जबान ही बंद हो गई थी। मैंने उठकर अपना जरा सा करतब दिखाया तो उसने उस चचाजाद का नाम और घर का पता बता दिया। मैंने बाहर निकलकर एक हेड कांस्टेबल को ये नाम और पता बताकर कहा कि उसे थाने ले आए। बड़े भाई को कुछ और पूछे बगैर भेज दिया और करामत को बुलाया। इससे पूछा कि अब बताओ ये चोटें कैसे आई हैं? अब हिम्मत कर और झूठ बोल। मैंने कहा, मैं तुझे उस जगह ले जाऊंगा जहां तुझे डंडे पड़े थे, फिर तुम्हें उस कोठरी में ले जाऊंगा जहां तुम सबने अख्तर को बंद कर रखा है। उसका रंग सर्द हो गया और उसके होंठ खुश्क होकर सफेद हो गए। ये घबराहट की इंतहा होती है। मैंने उससे और कुछ न पूछा। उसे उसके भाई और बाप को इस तरह साथ लिया कि हर एक के साथ एक एक कांस्टेबल था और उन्हें एक दूसरे से दूर रखा। काजी अब्दुल मन्नान से कहा कि मुझे अपने घर तक ले चले। उसके दरवाजे पर पहुंचे तो मैंने काजी से कहा कि दरवाज़ा खुलवाए। उसने दस्तक दी तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। मैंने करामत से कहा कि बाग वाली कोठी की चाबी निकाले। वो मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। काजी साहब, मैंने उसके बाप से कहा, मैं अभी तक आपको आप कह रहा हूँ, हालांकि आप एक संगीन जुर्म के मुजरिम हैं। इस लड़के से कहें कि अपनी अलमारी से उस कोठी की चाबी निकाल दे जिसमें तुमने और तुम लोगों ने एक बेवा के अकलौते बेटे को बंद कर रखा है। अगर नहीं मानोगे तो महल्ले के मोहसिन को जगाकर उनके सामने तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा और तीनों को हथकड़ियां लगा लूंगा। काजी मिन्नत समाजत पर आ गया और मुझे अंदर चलने को कहा। काजी मिन्नत समाजत पर आ गया और मुझे अंदर चलने को कहा।
मैं उसके साथ अंदर गया तो उसने कहा कि ये नादान लड़के हैं, आपस में लड़ते लड़ते इतनी गलत हरकत कर बैठे हैं कि उस लड़के को कोठरी में बंद कर दिया है। देखें ना, उसने यानी कि अख्तर ने मेरे बेटे का सर खोल दिया है। लेकिन आप तो कहते थे कि भागते दौड़ते गिर पड़ा है। मैंने कहा, अब आप झूठ बोल रहे हैं कि उसे अख्तर ने मारा है। मिन्नत समाजत के अलावा काजी ने रिश्वत पेश की। मैंने कहा, पहले मुझे लड़का दें। मुख्तसर ये कि करामत ने चाबी निकाल दी और हम सब बाग वाली कोठरी में गए जो बाग के साथ थी। ये सब्जियों का बाग था जो काजी की मिल्कियत था। मेरे पास टॉर्च थी। कोठरी का ताला बड़े भाई ने खोला। लड़का तो अंदर था नहीं। मैंने अंदर जाने से पहले बड़े भाई से पूछा कि लड़के को कौन कौन यहाँ लाया था। उसने बताया कि वो खुद था और साथ छोटा भाई और एक चचाजाद भाई था। उसे यहाँ बंद करने का मशवरा तुम्हारे वालिद साहब ने दिया था? जी, उसने इतना ही जवाब दिया। मैं अंदर गया। टार्च की रोशनी में देखा, बड़ी गलीज कोठरी थी। 2 रस्सियां और 2 कपड़े पड़े थे। मैंने जो कुछ सोचा था उसके मुताबिक कोठरी को अच्छी तरह देखा। एक दीवार में दरीचा सा था जिसमें लकड़ी के 3 डंडे सलाखों की तरह लगे हुए थे। मेरा मसला हल हो गया। कहाँ है वो लड़का? मैंने पूछा। आप खामखा हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। काजी ने चालाक बनने की कोशिश की। हम इज्जतदार लोग हैं, हम लड़कों को अगवा करने वाले नहीं। उसकी लाश कहाँ फेंकी है? मैंने कहा, लड़के को यहाँ तक जिंदा लाया गया था। जब तुम लोगों ने खतरा देखा तो उसे कत्ल करके लाश गायब कर दी। मैं साबित करूंगा कि तुमने उसे कत्ल कर दिया है। मैंने इन्हें बाहर भेजकर एक कांस्टेबल को अंदर बुलाया और हिदायत की कि वो दरीचे के डंडे तोड़ दे। मैं खुद बाहर आ गया और इन तीनों को कोठरी से दूर ले गया। काजी की हालत बहुत ही बुरी हो रही थी। मैं अब एक ही बात कहता था कि तुमने लड़के को कत्ल कर दिया है। सिपाही खिड़की के डंडे तोड़ आया तो मैं सबको थाने ले जाने लगा। हेड कांस्टेबल मेरे साथ था। उसे कहा कि इन्हें थाने ले जाए। मैं कोठरी को ताला लगाकर अख्तर के घर को चल दिया। सुबह की अजान में थोड़ा सा वक्त रह गया था। मैं अख्तर के घर गया। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। अख्तर गहरी नींद सोया हुआ था। मैंने उसे जगा कर बताया कि वो अब ये बयान दे कि उसने खुद अपने हाथ खोल लिए थे, फिर अपने पाँव खोले, मुंह और आंखों के कपड़े खोले। उठकर देखा, दरवाजा बाहर से बंद था। एक खिड़की थी जिसमें 4 डंडे लगे हुए थे, वो तोड़ लिए और निकल आया। इस तरह मैंने काजी की बेटी मकसूदा को महफूज कर दिया। उसकी गवाही की जरूरत ही न रही। इस लड़की ने अपने बाप और भाइयों को बचाना चाहा था, लेकिन उसे मालूम न था कि ये जुर्म छुप नहीं सकेगा। मैंने तीनों मुलजिमों को जगाए रखा। अब उनका जुर्म पकड़ा गया था। उनके दिमाग उनके कब्जे में नहीं रहे थे। मैं इन्हें कह रहा था कि मैं इन्हें 302 के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। इससे मुझे ये फायदा हुआ कि तीनों ने इकबाली बयान दे दिए। मालूम हुआ कि उनका चचाजाद घर से भाग गया है। क्या तुम लड़के को कत्ल करना चाहते थे? मैंने पूछा। नहीं जी, बड़े भाई ने जवाब दिया। उसे सबक सिखाना था कि हमारे साथ जो टक्कर लेगा उसका हम ये हाल कर देंगे। उससे तौबा करा के छोड़ देना था। मैंने अगले रोज उनके बयान एक मजिस्ट्रेट के आगे पेश करके दफा 164 के तहत कलमबंद कराए। उनका चचाजाद चौथे 5वें दिन गिरफ्तार हो गया था। मैंने चाबी की बरामदगी और कोठी से रस्सियों और कपड़ों की आमद बरामदगी के मुशीरनामे बाद में तहरीर किए और 2 मुशीरों के दस्तखत लिए थे। ये मैंने धांधली की थी। मुझे शहादत पूरी करने के लिए कुछ और चक्कर भी चलाने पड़े थे। काजी अब्दुल मन्नान को आनत जुर्म में 6 माह सजा हुई। बाकी तीनों को 2-2 साल कैद और 2-2 हजार रुपया जुर्माना हुआ। अदम अदायगी ये जुर्माना 6-6 माह मजीद कैद सुनाई गई। मुकदमे के दौरान ही अख्तर और असमत की शादी हो गई थी।